हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे। खासा आज के बिंदु की जब बात की जाए तो आज के बिंदु में जिस एक बिंदु को आधारित करते हुए हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और विषय संकल्पना की जब बात की जाए तो विषय संकल्पना राज्य स्पेशल परीक्षाओं को आधारित करते हुए यह सेशन आपको देखने मिलेगा, जिस श्रृंखला के अंतर्गत हम क्या करेंगे, एक एक बिंदुओं को आधारित करके यहाँ पर क्या करेंगे, उन प्रश्नों की प्रवृत्ति को समझने की पूरी कोशिश करेंगे जो हमारे परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो क्रम की अगर बात की जाए, संकल्पना की अगर बात की जाए तो आज के बिंदु की शुरुआत यहीं से हो चुकी है, इसी क्रम के साथ कि वाग्देवी की कृपा सदैव आपके ऊपर बरकरार है। सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्या देहि नमोस्तुते। माँ वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें, यही संकल्पना सदैव से हमारी आपके प्रति होती है। और इसी विषय बिंदु के साथ आज की क्लास की शुरुआत भी करते हैं। एक एक बिंदुओं को देखेंगे, समझेंगे, प्रश्नों की प्रवृत्ति को जो हमारे यहाँ पर खास करके हमारी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एक अपना रोल रखते हैं। तो चलिएगा, आज के संदर्भ की शुरुआत यहीं से करते हैं, इसी बिंदु के साथ कि वाग्देवी की कृपा सदैव आपके ऊपर बरकरार रहे। सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देहि नमोस्तुते। माँ वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें। इसी संदर्भ के साथ आज की क्लास की क्या करते हैं, हम अपने संदर्भ की शुरुआत करते हैं। एक एक बिंदुओं को देखेंगे, एक एक संदर्भों को समझेंगे और अपने लिए काफी महत्वपूर्ण उसे व्यवस्थित करते हुए एक एक बिंदु को आधारित करेंगे। तो चलिएगा, पहले प्रश्न से अपने संदर्भ की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि बताइएगा, हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा हम किसे नाम देते हैं? क्या कहते हैं? राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा हमारे यहाँ पर किसे नाम मिलता है? कानपुर को, आगरा को, झांसी को या फिर आपके प्रयागराज को? खास आज उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में किसी एक नगर को हम लोग राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, राजमार्ग की बात चल रही है तो यहीं पर एक बिंदु आता है। आज यूपी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सप्रेस वे प्रदेश के रूप में जानते हैं। एक्सप्रेस वे प्रदेश के रूप में जानते हैं, क्योंकि यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में आप भी जानते हैं कुल मिला के क्या है, 13 आपके एक्सप्रेस वे बनाए जा चुके हैं। कितने? 13 एक्सप्रेस वे आपके बनाए जा चुके हैं, जिनमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 6 आपके बन चुके हैं। ठीक है, 6 आपके बन चुके हैं और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा 7 आपके क्या किए जा रहे हैं? बनाए जा रहे हैं। तो यूपी के परिप्रेक्ष्य हमारी यूपी में कई सारे एक्सप्रेस वे वर्तमान में बनाए जा रहे हैं। इसी कारण से हम क्या बोलते हैं, आज यूपी को एक्सप्रेस वे प्रदेश के रूप में पहचान देते हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर आपने इसी एक्सप्रेसवे की बात की तो एक नाम अब आपको याद होना चाहिए कि हमारी यूपी का आज वर्तमान में सबसे लंबा, जो सर्वाधिक लंबा एक्सप्रेसवे है, अगर उसकी बात की जाए तो उसका नाम हम किस रूप में देख पाते हैं? तो सर्वाधिक लंबा जो एक्सप्रेसवे है, अगर उसकी बात की जाए तो उसकी लंबाई होती है 594 किलोमीटर। कितना? 594 किलोमीटर इसकी पूरी पूरी लंबाई है। फिर बात आती है हमारी यूपी की सबसे कम लंबाई, अर्थात जिसको हम कहते हैं न्यूनतम लंबाई। तो न्यूनतम लंबाई किसे नाम देते हैं? तो न्यूनतम लंबाई का नाम ध्यान रखिएगा, यह 25 किलोमीटर के रूप में देखने को मिल जाती है। कौन कौन से एक्सप्रेसवे हैं तो खासा ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ पर अगर एक्सप्रेसवे की जब बात की जाए तो एक्सप्रेसवे के परिप्रेक्ष्य नाम ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर क्या क्या नाम आता है? तो सबसे लंबा जो है वो आपका गंगा एक्सप्रेसवे है। गंगा एक्सप्रेसवे के रूप में जाना जाता है। आज गंगा एक्सप्रेसवे की जब बात की जाए तो आपने सुना भी होगा ये कहां से कहां तक विस्तारित है। तो प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये आपने सुना होगा हमारे यहाँ पर खास करके जब हम मेरठ की बात करते हैं, मेरठ, तो मेरठ के परिप्रेक्ष्य की जब बात की जाए तो मेरठ के परिप्रेक्ष्य क्या होता है, इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। क्या होता है? मेरठ की जब बात की जाए तो ये आपके मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक क्या है, पूरी तरीके से विद्यमान है। तो गंगा एक्सप्रेसवे जो हमारे यूपी का क्या होता है, सबसे प्रमुख होता है। कुल मिला के मेरठ से प्रयागराज तक ये आपका देख मिलता है, यूपी का सबसे लंबा है, 594 किलोमीटर है। फिर अगर यहीं पर देखा जाए तो यहीं पे नाम ध्यान रखिएगा, यूपी के ही परिप्रेक्ष्य अगर बिंदु की बात की जाए तो यूपी के परिप्रेक्ष्य क्या एक नाम आता है, खास करके सबसे छोटा अगर इसकी बात की जाए तो ये कहां से कहां तक है? तो ये ग्रेटर नोएडा से लेकर के आपके नोएडा तक विस्तारित है। तो ग्रेटर नोएडा से लेकर के नोएडा की जब बात की जाए तो उस तक इसका पूरा पूरा विस्तार आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ग्रेटर नोएडा से लेकर के क्या हो जाता है, ये नोएडा तक पूरी तरीके से विस्तारित होता है, जिसको हम किस एक रूप में जानते हैं तो उसे हम लोग नाम देते हैं अपने यहाँ पे किस परिप्रेक्ष्य, खास करके उत्तर प्रदेश के अलग अलग एक्सप्रेसवे को लेकर के। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग एक्सप्रेसवे की जब बात की जाए तो उसका नाम ध्यान रखिएगा किस एक परिप्रेक्ष्य जाना जाता है,
तो ये अलग अलग संदर्भों में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अगर इनकी बात की जाए तो यूपी का सबसे लंबा क्या होगा, सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेसवे जिसकी लंबाई 594 किलोमीटर है, मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक विस्तारित है, कुल 594 किलोमीटर। जबकि यूपी का जो सबसे छोटा, अगर उसकी बात की जाए तो वो 25 किलोमीटर की लंबाई धारित करता है। और इसकी जब बात की जाए तो ये कहां से समित है, तो ये खास करके ध्यान रखिएगा, अगर यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के परिप्रेक्ष्य इसका जो नाम देख मिलता है, अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध किससे होता है, तो इसका संदर्भ ध्यान रखिएगा, हमारी यूपी के परिप्रेक्ष्य इसका नाम जो देख मिलता है, किस परिप्रेक्ष्य में, 25 किलोमीटर ग्रेटर नोएडा से नोएडा तक इसका पूरा पूरा विस्तार होता है। बेसिक, अगर इसी बिंदु की बात की जाए तो इसी बिंदु को आधारित करते हुए ध्यान रखिएगा। अब बात आती है हमारे यहाँ पर ये कहाँ से समित है, तो ये खासा ध्यान रखिएगा कानपुर से समित है। और नाम की ही जब बात की जाए तो नाम को आधारित करते हुए ध्यान रखिएगा, हमारी यूपी में आपने कई बार सुना होगा एक उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, और यहीं पर अगर देखा जाए तो पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम, खास करके अगर देखा जाए तो एक गलियारा हमें देख मिलता है। उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम की जब बात की जाए तो ये एक हमारे यहाँ पर गलियारा होता है। बेसिक अगर देखा जाए तो ये दोनों कहाँ पे आके मिलते हैं, तो उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम गलियारे की जब बात की जाए तो यह प्रमुख रूप से हमारे यहाँ पर जो मिलता है, अगर इसकी बात की जाए तो यह ध्यान रखिएगा, आज यूपी के अंतर्गत जो मिलता है, कहाँ पे मिलता है, तो ये आपके झांसी में आके मिलता है। तो आज का जो झांसी नगर है, खासा ध्यान रखिएगा, झांसी नगर के अंतर्गत क्या होते हैं, यह प्रमुख रूप से आके मिल जाते हैं। वैसे नामों की बात करें तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर आपने कई बार सुना होगा, आज वर्तमान में जो नितिन गडकरी है, क्या नाम है, नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे यहाँ पर सड़क परिवहन मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। क्या होता है, सड़क परिवहन की जब बात की जाए तो सड़क परिवहन मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। क्योंकि सड़कों की बात चल रही है तो एक नाम ध्यान रखिएगा, अभी आपने सुना होगा हमारी यूपी में एक विशेष प्रकार की सड़क जिसे हम कहते हैं प्लास्टिक सड़क, कहाँ पे बनाई जा रही है, तो ये आपके बरेली में बनाई जा रही है। ठीक है, बरेली में प्लास्टिक सड़क बनाई जा रही है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे नाम ध्यान रखिएगा, बोलती सड़क, ये कहाँ पे बनाई जा रही है, तो बोलती सड़क की जब बात की जाए तो ये आपके राजधानी लखनऊ में बन रही है। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, सफेद सड़क, ये कहाँ पे बनाई जा रही है, तो सफेद सड़क आपने सुना होगा, यह गोरखपुर में बनाई जा रही है। कहाँ, गोरखपुर में। अच्छा, सड़कों से ही नाम याद आता है, हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर एक नाम आपने सुना होगा, किसके बारे में, सड़कों से ही आधारित करते हुए एक नाम प्रमुख रूप से आपको देख मिलता है। और उस नाम की जब बात की जाए तो उस नाम को किस परिप्रेक्ष्य देख पाते हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा स्टील स्लैग सड़क, स्टील स्लैग सड़क। अगर इसकी बात की जाए तो ये कहाँ पे है, तो ये आपके सूरत में देख मिलती है। सूरत में अभी हाल फिलहाल में क्या किया गया है, इसको अनाउंस किया गया है। ठीक है, तो सूरत की जब बात की जाए तो सूरत में क्या हो जाता है, इसको पूरी तरीके से अनाउंस किया गया है। ठीक है, तो सूरत का नाम ध्यान रखिएगा, यहां से इसका अनाउंसमेंट किया गया है। क्योंकि सड़कों की बात चल रही है तो एक सड़क और ध्यान रखिएगा, अभी हमारे यहाँ पर काफी चर्चा में थी, खास किसका नाम, जब हम बात करते हैं आपके हमारे यहाँ पर आपने दिल्ली से मेरठ का नाम सुना होगा, तो दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या किया गया है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि अभी हमारे यहाँ पर 100 घंटे में 100 किलोमीटर की सड़क डेवलप की गई। तो यही वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा कि 100 घंटे के अंतर्गत 100 किलोमीटर की जब बात की जाए तो यह सड़क क्या हो जाती है, हमारे यहाँ पर डेवलप करी जाती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, 100 घंटे के अंतर्गत 100 किलोमीटर की जो सड़क होती है वह पूरी तरीके से आपके डेवलप की जाती है। तो इसका नाम किससे समित होता है, तो ये नाम ध्यान रखिएगा, हमारे यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के अंतर्गत ये जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हो जाता है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि किस एक वर्ग के लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय के परिप्रेक्ष्य में जो विद्यालय स्थापित किया जा रहा है उसके स्टाफ के रूप में रखने की बात की गई है। और यह नाम संबंधित होता है महिला वर्ग, पुरुष वर्ग या फिर ट्रांसजेंडर वर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। आज बिंदु की जब बात की जाए तो इसका नाम संबंधित आपको देखने को मिल जाता है। खास करके अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध किससे हो जाता है, खास अगर इसके बारे में देखा जाए, अगर इसकी बात की जाए तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, हमारे संदर्भों की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। किससे संबंधित इसका नाम होता है, अगर इस बिंदु की बात की जाए। ठीक है, खास करके उत्तर प्रदेश में स्टाफ नर्स,
और स्टाफ नर्स की जब बात की जाए तो मतलब आप कह सकते हो कि स्टाफ में रखने की जो बात की गई है किसके लिए, आपके उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी सबसे पहली बात तो आप भी जानते हैं ये किससे संबंधित है, तो ये महिला आधारित विद्यालय है। मतलब आप कह सकते हो कि जो हमारे यहाँ पर बालिकाएं होती हैं उनके लिए एक तरीके से कह सकते हो कि ये आवास युक्त विद्यालय है। क्या है, आवास युक्त विद्यालय है। मतलब विद्यालय की संकल्पना में अगर देखा जाए तो विद्यालय की संकल्पना में आप भी जानते हैं जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय है। जवाहर नवोदय विद्यालय में क्या होता है, बच्चों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अनुसार परीक्षण लिया जाता है और उसके बाद उनका टेस्ट कराते हुए एंट्री कराई जाती है। अभी इसी परिप्रेक्ष्य आपने सुना जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय की जब बात की जाए तो वो किसके लिए है, जवाहर नवोदय विद्यालय की बात की जाए तो ये बच्चों के लिए है। मतलब ये बच्चा क्या मतलब इसमें सभी बच्चे शामिल हैं, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, चाहे जनरल हो चाहे ओबीसी हो, जिला स्तर पे इसकी स्थापना की गई है। अब इसी तर्ज पर आपने सुना होगा अटल स्कूल के बारे में, अटल आवासीय विद्यालय। अटल आवासीय विद्यालय की जब बात की जाए तो ये मंडल स्तर पर स्थापित किए गए हैं, लेकिन ये किसके लिए, जो हमारे यहाँ पर मजदूर होते हैं, मजदूर मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि जो श्रमिक होते हैं उनके बच्चों को क्या किया जाएगा, इसमें शामिल किया जाएगा। फिर एक नाम और आपने सुना होगा किसके बारे में, अटल के अलावा एकलव्य के बारे में। तो एकलव्य की जब बात की जाए तो एकलव्य आवासीय विद्यालय का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। एकलव्य आवासीय विद्यालय की जब बात की जाए तो ये किसके लिए है, तो ये जनजाति से संबंधित जितने भी लोग होते हैं उनके बच्चों के लिए है। तो हमारे यहाँ पर अलग अलग बिंदुओं की जब बात की, जनजातियों के लिए एकलव्य आवासीय है, अटल आवासीय विद्यालय मजदूरों के लिए है, जवाहर नवोदय विद्यालय ये जिला स्तर पे आपके सभी वर्गों के लिए है। तो बचा कौन, आपके कस्तूरबा गांधी। ये किससे सम्मिलित होता है, तो ये ध्यान रखिएगा मुख्य रूप से क्योंकि कस्तूरबा गांधी में जो पढ़ने वाले लोग होते हैं वो बच्चियां होती हैं। तो अभी समाज की अगर बात की जाए ना तो समाज हर एक पहलू में बराबर नहीं है। हमारे यहाँ पर कुछ बच्चियों के साथ कुछ गलत कृत्य अगर हम उनकी बात करें तो उनका संदर्भ आपको सुनने में आया। तो इस कंडीशन में यह कहा गया कि जो पुरुष कर्मचारी हैं उनको किसी भी महिला के परिप्रेक्ष्य जो उनका वार्ड है, जो उनका स्कूल है, उन सब में क्या करना है, इनकी स्थापना नहीं करनी है। तो इसी परिप्रेक्ष्य क्या किया गया है, इसके बारे में चर्चा करी गई है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा महिला वर्ग की जब बात की जाए तो महिला वर्ग को लेकर के खास करके ये बात कही गई है कि अब यहाँ पे जितने भी कर्मचारी होंगे वो महिलाओं के रूप में होंगे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसने साइबर सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में कौशल विकास का कार्यक्रम चालू किया है। क्या चालू किया है, कौशल विकास की जब बात की जाए तो कौशल विकास के कार्यक्रम के रूप में क्या किया है, इसको चालू किया है। अब कौशल विकास कार्यक्रम की जब बात की जाए तो यह हमारी यूपी में चालू किया गया। और इस बिंदु की जब बात की जाए तो इस बिंदु को हम किस एक परिप्रेक्ष्य में देख पाते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका संदर्भ किससे होता है, खास किसके परिप्रेक्ष्य में, साइबर सुरक्षा को लेकर के। साइबर सुरक्षा की जब बात की जाए तो साइबर सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में कौशल कार्यक्रम। साइबर सुरक्षा आप भी जानते हैं जैसे आजकल सोशल मीडिया विभिन्न प्रकार के हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से आपने साइबर क्राइम का नाम सुना होगा और इसी साइबर क्राइम को कैसे हम रोक पाएं उसके लिए हमारे यहाँ पर क्या है, ऐसे स्किल डेवलप में बात की गई है। अब उस बिंदु की जब बात की जाए तो उस बिंदु के लिए कौन सा बिंदु आपका डेवलप किया गया है, तो ये आपका आईआईटी कानपुर है। आईआईटी कानपुर की जब बात की जाए तो आईआईटी कानपुर ध्यान रखिएगा यह हमारी यूपी का एक ऐसा आईआईटी है जिसके माध्यम से हमेशा कुछ ना कुछ नई नई चीजें डेवलप की जाती हैं। जैसे आपने सुना होगा हमारे यहाँ पर नैनो यूरिया, नैनो यूरिया पहली बार इसी के द्वारा डेवलप किया गया। इवन आप कह सकते हो कि इसके माध्यम से प्रबल नाम का जो एक गन होता है वो भी डेवलप किया गया। प्रबल गन के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, जब हम बात करते हैं कृत्रिम घड़ी, कृत्रिम हृदय, तो कृत्रिम हृदय की जब बात की जाए तो ये भी डेवलप किया गया। खास करके अगर देखा जाए तो इसी के माध्यम से टच सेंसिटिव घड़ी, टच सेंसिटिव घड़ी की जब बात की जाए तो ये भी आपका इसी के माध्यम से डेवलप किया गया। टच सेंसिटिव घड़ी के अलावा अगर देखा जाए तो इसी के माध्यम से अभी आपने सुना होगा कृत्रिम बरसात कराने की बात की गई है। किसके बारे में, दिल्ली में जो कृत्रिम बरसात वगैरह हुई थी वह इसी के माध्यम से कराई गई थी। तो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है आईआईटी कानपुर जो साइबर सुरक्षा के ऊपर आधारित करते हुए कुछ प्रौद्योगिकी को क्या करता है, यहाँ पे डेवलप करता है। इवन एक नाम और ध्यान रखिएगा, आत्मघाती ड्रोन, आत्मघाती ड्रोन। तो आत्मघाती ड्रोन की जब बात की जाए तो ये भी आपके इसी के माध्यम से डेवलप किया गया है। वैसे नामों की जब बात की तो एक नाम ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर एक मदन मोहन मालवीय के नाम पे आपने प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सुना होगा, गोरखपुर में देख मिलता है। एक आपको हरकोट बटलर के नाम पे विद्यालय देख मिलता है और ये कहाँ से समित है, तो हरकोट बटलर के नाम पे जो विद्यालय है यह आपके कानपुर में स्थित है, ठीक है। और ये कानपुर में क्या होता है, आपका कानपुर का आईआईटी है ही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मोतीलाल
मोतीलाल नेहरू के नाम से नेशनल इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट है, यह आपके प्रयागराज में पड़ता है। ठीक है, तो प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू के नाम से एक क्या होता है, एक आपको प्रयागराज का संस्थान देख मिलता है। इवन लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ में एक डॉक्टर अंबेडकर की जब बात की जाए तो इनके नाम से क्या होता है, खास करके आपने एक प्रौद्योगिकी संस्थान के बारे में सुना होगा, यह देख मिलता है। तो कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित करते हुए हमारे यूपी के अलग अलग लोकेशन में क्या है, अलग अलग संस्थान आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से ये जो फर्रुखाबाद जिला है इसका मुख्यालय हमें देख मिलता है। आज फर्रुखाबाद जिले की जब बात की जाए तो फर्रुखाबाद जिले का मुख्यालय प्रमुख रूप से देख मिलता है, ये कहाँ पे, खलीलाबाद, फतेहगढ़, अकबरपुर या फिर आपके ज्ञानपुर के रूप में। फर्रुखाबाद जिले की जब बात की जाए तो फर्रुखाबाद जिले का मुख्यालय प्रमुख रूप से अवस्थित है। एक्चुअली आप भी जानते हैं अगर हम जिले की बात करें और जिला के मुख्यालय की बात करें तो उनका नाम प्रमुख रूप से, लेकिन आप सबके लिए बार बार कहेंगे कि आप इस जीके जीएस बाई अमित पांडे चैनल को शेयर करते हुए खास करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षाओं को आधार देते हुए जितने भी टॉपिक हैं लगभग अब धीरे धीरे कवर कराए जा रहे हैं। जैसे आपका थियरी हम यहाँ पे कवर कराने की बात करें, आपका यूपी का मंडल संभाग हमने चर्चा कर लिया, यूपी के वन रिपोर्ट, यूपी के रामसर स्थल, यूपी के प्रमुख यूनेस्को साइट, यूपी में प्रमुख नियुक्तियां, यूपी के प्रमुख उत्सव महोत्सव, यूपी के प्रमुख मेले, यूपी के वन्यजीव विहार, इन सारे बिंदुओं को क्या किया हमने एक क्रम में देख रखा है। इवन लाइव क्लास के माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण क्या, कल आपकी करंट अफेयर की एक दूसरी श्रृंखला आप सबके साथ साझा होगी और यहीं पर ध्यान रखिएगा आज रात 9 बजे खास करके जो थ्योरी का एक दूसरा पार्ट है अगर उसकी बात की जाए तो वह आपका यहाँ पे कवर कराया जाएगा। और बाकी भी चीज़ों को क्या करते हैं यहाँ पे हम आपके साथ साझा ही करते रहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई संकल्पना है या कोई बिंदु होता है तो उन सारी चीज़ों को देखते रहते हैं। ठीक है, बहरहाल यहाँ पे हम किसकी बात करें, यूपी के परिप्रेक्ष्य एक नाम आता है और उस नाम को हम किस बिंदु पे देख पाते हैं, तो उस बिंदु को हम नाम देते हैं कि उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिले का मुख्यालय प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलता है। आज फर्रुखाबाद जिले की जब बात की जाए तो फर्रुखाबाद जिले का मुख्यालय देखने को मिलता है। इस नाम को हम किस रूप में जानते हैं, इस नाम को हम किस स्वरूप में जानते हैं, क्या नाम देते हैं, फर्रुखाबाद जिले का मुख्यालय। अगर इसको देखा जाए तो इसको हम किस रूप में जानते हैं, फर्रुखाबाद जिले का मुख्यालय प्रमुखता से हमें देखने को मिलता है। क्या नाम इसका संबंधित है, क्या नाम संबंधित आपको देखने को मिलता है, फर्रुखाबाद जिले का मुख्यालय, इसका संबंध हमें प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। फर्रुखाबाद जिले का मुख्यालय यह किस एक क्रम में देखने को मिलता है, अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या होगा, तो फर्रुखाबाद जिले के मुख्यालय के बारे में ध्यान रखिएगा। यह जो संबंधित होता है आज यूपी के परिप्रेक्ष्य में आपने कई बार सुना होगा फतेहगढ़ के रूप में, तो फतेहगढ़ किससे समित है, तो ये आपके फर्रुखाबाद से समित है। वैसे फर्रुखाबाद जाना किस कारण से जाना जाता है, तो फर्रुखाबाद की जब बात की जाए तो ये मुख्य रूप से पहली बात ध्यान रखिएगा छपाई कार्य के लिए जाना जाता है। ठीक है, छपाई कार्य की जब बात की जाए तो छपाई कार्य के लिए इसका नाम लिया जाता है। छपाई कार्य के अलावा अगर इसी फर्रुखाबाद की बात की जाए तो इस फर्रुखाबाद को आप भी जानते हैं, यहाँ पे महादेवी वर्मा का जन्म है। महादेवी वर्मा की जब बात की जाए तो महादेवी वर्मा का नाम ध्यान रखिएगा, इनका भी क्या होता है, यहाँ पे जन्म है। महादेवी वर्मा को हम लोग आज सामान्य बोलचाल में क्या कहते हैं, आधुनिक मीरा भी कह देते हैं। ठीक है, आधुनिक मीरा की जब बात की जाए तो आधुनिक मीरा क्या नाम लिया जाता है, महादेवी वर्मा का लिया जाता है। ठीक है, तो आधुनिक मीरा के रूप में महादेवी वर्मा का नाम ध्यान रखिएगा। बाकी नामों की जब बात की जाए तो एक नाम और ध्यान रखिएगा, इसके अलावा आपने कई बार सुना होगा द्रोणाचार्य के बारे में। द्रोणाचार्य जिन्होंने क्या किया है, कौरव और पांडव को जो धनुर्विद्या की शिक्षा होती है वो दे रखी है। तो द्रोणाचार्य की जब बात की जाए तो द्रोणाचार्य की भी क्या मानी जाती है, ये जन्मस्थली मानी जाती है। ठीक है, तो द्रोणाचार्य की जन्मस्थली मानी जाती है। इन्हीं के एक मित्र होते हैं जिनका नाम क्या होता है, द्रुपद। तो आज द्रुपद की जब बात की जाए तो द्रुपद का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनके संबंध में क्या होती है, द्रौपदी। तो द्रौपदी की जब बात की जाए तो द्रौपदी का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि द्रौपदी की जब बात की जाए तो द्रौपदी का संबंध आपके द्रुपद से संबंधित देखने को मिलता है। खासा द्रुपद से ही आपको याद आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपको पांचाल नाम का लोकेशन देख मिलता है। और पांचाल से संबंधित अगर देखा जाए तो पांचाल नाम का राज्य जो महाजनपद होता है ये यहाँ से संबंधित है। और द्रौपदी के परिप्रेक्ष्य एक नाम और ध्यान रखिएगा, इनको हम लोग क्या कहते हैं, पांचाल के ही कारण पांचाली भी नाम देते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी अगर देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, भेड़ कुंड के बारे में। तो भेड़ कुंड की जब बात की जाए तो ये यहीं से समित है। और कई बार आपने सुना होगा यहाँ पर मुगल घाट। ठीक है, तो मुगल घाट की जब बात की जाए तो मुगल घाट भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। फतेहगढ़ आपका मुख्यालय फर्रुखाबाद के रूप में जाना जाता है। वैसे फर्रुखाबाद में एक नाम और आपने सुना होगा, कंपिल महोत्सव।
कंपिल्य महोत्सव की जब बात की जाए तो ये भी प्रमुख रूप से आपको यहाँ पर देख मिलता है। तो कंपिल्य महोत्सव की जब बात की जाए तो ये आपके फर्रुखाबाद से समित है। वैसे खलीलाबाद किससे समित है तो आप भी जानते हैं यहाँ पर संत कबीर नगर जिला है। क्या है? संत कबीर नगर जिले की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। अकबरपुर के रूप में आपने कई बार सुना होगा। ये जो हमारे यूपी का अंबेडकर नगर जिला है, अंबेडकर नगर जिला, तो अंबेडकर नगर जिला इससे समित है। और ज्ञानपुर किससे समित है तो ज्ञानपुर आपने भदोही के बारे में सुना होगा। भदोही जिले का मुख्यालय आपका ज्ञानपुर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि 2011 की गणना के अनुसार आज उत्तर प्रदेश के अंतर्गत औसत जनघनत्व क्या है। आज उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में औसत जनघनत्व कितना आपको मिलता है हमारे यूपी के परिप्रेक्ष्य जो 2011 की जनगणना है, ये नाम प्रमुख रूप से होता है। अगर इसकी बात की जाए तो 845, 807, 905 या फिर आपके 829। सूफिया, संजय, संदीप, ठीक है, और अनंत, कई सारे लोग आपके जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोग जुड़े हैं तो एक काम जरूर करिएगा कि इस सेशन को अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा करिएगा और कोशिश ये करिएगा कि ये सेशन उन तक भी पहुंचाया जा सके जिनकी संकल्पनाओं को आधारित करते हुए ये पूरा संदर्भ आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो बाकी कोई संदेह होता है, बाकी कोई विषय बिंदु होता है तो उसे भी बताने की पूरी कोशिश करिएगा। ठीक है, आज के क्रम में खास करके आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं तो इस सेशन को लाइक और साझा भी करते रहें। ठीक है, बाकी आपके संदर्भों के लिए आप तो जानते हैं कि पूरी तरीके से आधारित करते हुए ये पूरा सेशन लगाया गया। तो ये आपसे अपेक्षा होती है कि अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो इस चैनल को भी लाइक शेयर करते रहें। ठीक है, अपने दोस्तों मित्रों के पास इस चैनल को पहुंचाते रहें ताकि उन तक भी क्या हो, एक विशेष पहुंच आपकी संकल्पनाओं को आधारित करते हुए दिया जा सके। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि आज के रात का जो 9 बजे का सेशन होगा वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज रात 9 बजे हम क्या करेंगे, खास करके हम आपके साथ थ्योरी का सेशन करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम किसकी बात करें, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कि उत्तर प्रदेश का एक औसत जनघनत्व जो है वो आज हमें देखने को मिलता है। नाम के रूप में 845 होता है, या फिर आपके 807 होता है, 905 होता है, या फिर आपके 829 होता है। अगर इसके नाम की बात की जाए तो इसका संबंध प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य आज उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व कितना होता है तो औसत जनघनत्व की जब बात की जाए तो आपने कई बार सुना होगा 829 है। औसत जनघनत्व क्या होता है एक्चुअली आप भी जानते हैं। खास करके पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा 2011 की गणना 19,98,12,341 ये क्या हो जाती है, यह हमारी यूपी की कुल जनसंख्या है। कुल जनसंख्या का जो एक आधार है यूपी में वह कितनी है, वह 19,98,12,341 पूरी संख्या है। अब इसी संख्या की जब बात की जाए तो आपने कई बार सुना होगा 16.51% क्या होती है, यह हमें कुल जनसंख्या का पर्याय देखने मिलता है। मतलब कुल जनसंख्या की जब बात की जाए भारत में, अर्थात हम कह सकते हैं कि देश की कुल जनसंख्या का हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर 16.51% है। बाकी अगर यहीं पर देखा जाए तो यहाँ पर नाम ध्यान रखिएगा, खास करके ये संकल्पना तो आपकी अलग होती है। फिर बात आती है हमारे यहाँ पर औसत जनघनत्व क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कि 1 वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर की लंबाई है और 1 किलोमीटर की अगर चौड़ाई है तो उस दशा में इसे हम क्या बोलते हैं, खासा 1 वर्ग किलोमीटर के रूप में जानते हैं। अब इस 1 वर्ग किलोमीटर में आपके कितने लोग निवास करते हैं, क्या होता है, इस 1 वर्ग किलोमीटर की जब बात की जाए तो इस 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, हम उसी को क्या करते हैं इसमें देख पाते हैं। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो यह प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग आपके निवास करते हैं अगर उसको देखा जाए तो वही संकल्पना आपको यहाँ पर देख मिलती है। और इसी के आधार पे हम लोग क्या कहते हैं, इस 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को ही आधारित करते हुए हम क्या कहते हैं, खास इसे 1 वर्ग किलोमीटर की जब बात की जाए तो इसी को हम क्या मानते हैं, अपने यहाँ पे घनत्व मानते हैं। और घनत्व के परिप्रेक्ष्य देखा जाए तो सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे रहते हैं, तो आपने कई बार सुना होगा सर्वाधिक जो जनघनत्व पाया जाता है वह 3,971 पाया जाता है। कहां पर, हमारी यूपी के अंदर आपने कई बार सुना होगा किसके बारे में, खास करके अगर देखा जाए तो वहां पर आपने कई बार सुना होगा किसके बारे में, आपने सुना भी होगा यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर इसका नाम आता है किस परिप्रेक्ष्य, कुल मिला के जब हम बात करते हैं गाजियाबाद के बारे में, तो गाजियाबाद का नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि गाजियाबाद में क्या होता है, गाजियाबाद में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। जबकि यहीं पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपने ललितपुर का नाम सुना होगा। आज ललितपुर की जब बात की जाए तो वहां पर क्या होता है, ललितपुर में सबसे
कम मात्रा में लोग निवास करते हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए तो 252 लोग क्या करते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर में आपके निवास करते हैं। तो ललितपुर की जब बात की जाए तो ललितपुर का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर खास आपके कितने लोग निवास करते हैं, 252 लोग क्या करते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर में आपके निवास करते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार तथ्यात्मक रूप से आपके क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो गाजियाबाद में है। सबसे कम कहाँ पे है, तो ललितपुर में है। और मुख्य रूप से हमारी यूपी की औसत क्या है, तो हमारी यूपी की 829 है। अगर आपसे यहीं पे कोई पूछ ले देश का कितना है, तो देश के बारे में आपने सुना होगा खास करके 343। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये देश का आपको देखने को मिल जाता है। औसत जनगणना मतलब आप कह सकते हो कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। शहरी क्षेत्र में ज्यादा होते हैं, गांव देहात में आपके कम हो जाते हैं। ठीक है, आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की ये जो राजधानी है, अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में कला और शिल्प को आधारित करते हुए एक महाविद्यालय की स्थापना करी गई। और इसकी जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है लक्ष्मी वर्मा। बिल्कुल सत्य बात है, कोई गलत थोड़ी ना है। ठीक है, हम भी गलत ना है गुरु। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है कि आपको गलत पढ़ा रहे हैं, तो ये कोई तर्क वाली बात ना होती है। सबका अपना अपना मंतव्य होता है, सबके अलग अलग रास्ते होते हैं। ठीक है, आपका एक ही आधार होना चाहिए, पढ़ाई। ठीक है, भावनाओं के संदर्भ में आपको बहने की जरूरत ना है। ठीक है, क्योंकि आपका एक ही मंतव्य होना चाहिए कि आपके माँ बाप के सपने क्या हैं, आपका लक्ष्य क्या है, वो जहाँ से पूरा होता है आप वहाँ से उसे पूरा करिए। किसी के पीछे भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चीज़ें अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, दुनिया में बहुत अच्छे लोग पड़े हुए हैं, हम भी बुरे नहीं हैं। हमने भी अच्छा ही करने के लिए आपके साथ यहाँ पर एक निस्वार्थ मन से, एक सेवा भाव से ही इस बेसबंद को चालू किया है। ठीक है, तो इसे भी चलने दीजिए। बाकी चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना ही कहेंगे हम जरूर। ठीक है, यहाँ पर हम किसकी बात करें, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में राजधानी लखनऊ, कला और शिल्प को आधारित करते हुए ये जो महाविद्यालय है, अगर उसकी बात की जाए तो इसकी स्थापना कब करी गई। खासा कला और शिल्प की जब बात की जाए तो एक्चुअली हमारे राज्य की जो सरकार है वो सदैव से क्या करती है, इसको बढ़ावा देने की कोशिश करती है। अब इस बढ़ावा देने की जब बात की जाए तो इस बढ़ावा देने में कई सारी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो पहली बात तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना कब की गई, यह 1911 में स्थापित हुआ। कहाँ पे स्थापित किया गया, तो यह आपके राजधानी लखनऊ में स्थापित किया गया। ठीक है, बाकी इसी परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे और भी कुछ विशेष संस्थान स्थापित किए गए। जैसे आपने सुना होगा किसके बारे में, भारत खंडे, क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे खासा आपने सुना होगा, भारत खंडे संगीत संस्थान। भारत खंडे संगीत संस्थान की जब बात की जाए तो इसकी स्थापना कब करी गई, तो यह आपने सुना होगा खास 1926 में किया गया था। जुलाई 1926 की जब बात की जाए तो उस टाइम पे क्या किया गया था, इसको स्थापित किया गया। इसी तर्ज पर आपने सुना होगा हमारे यहाँ पर खास करके हिंदुस्तानी एकेडमी। हिंदुस्तानी एकेडमी जो है वो क्या करती है, वह भी खासा आपके बढ़ावा देती है किस परिपेक्ष को, हमारे यहाँ पर कला संस्कृति को। कहाँ से समित है, या आपके प्रयागराज से समित है। यहीं पर अगर देखा जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, भारत कला भवन। तो भारत कला भवन की जब बात की जाए तो इसका संबंध किससे है, तो भारत कला भवन आपने सुना होगा यह आपके बनारस में पड़ता है। यह भी पूरी तरीके से कला और संस्कृति को क्या करता है, बढ़ावा देता है। साथ ही साथ अगर यहीं पर देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, राज्य के परिप्रेक्ष्य राज्य की संगीत नाट्य अकादमी। तो संगीत नाट्य अकादमी की जब बात की जाए तो ये कहाँ संबंधित है, तो यह भी आपके यूपी में ही देख मिलती है। कहाँ पे, आपके राजधानी लखनऊ में, जिसकी स्थापना सन 1962 में करी गई है। और इसका भी मंतव्य क्या होता है, इसका मंतव्य होता है कि हमारे यहाँ पर संगीत को बढ़ावा देने के साथ ही साथ आपके क्या किया जाए, खास करके आपके नाट्य श्रृंखला को भी बढ़ावा दिया जा सके। यूपी पुलिस के लिए करंट अफेयर और यूपी का स्टैटिक जीके, अरे गुरु देखो जितना तुम सोचते हो ना उससे ज्यादा हम सोच लेते हैं। ठीक है, नक्टौरा नीति यूपी में कहाँ समझते हैं, बार बार कहते हैं क्या करिए, जीके जीएस भाई अमित पांडे, नाम से पता चला जीके जीएस के लिए ही इसका जन्म हुआ है। ठीक है, करना क्या है, चैनल पे आप जाइए, हम बार बार करें। पहला संदर्भ देखिए क्या किए हैं, यूपी की जितने थ्योरी वाला पार्ट है उसको हमने कराने की कोशिश की है ना। आखिर किसके लिए कराया है, आप ही के लिए कराया है। तो एक बार देखिए, तो प्रमुख मंडल हो गया, वन रिपोर्ट हो गई, रामसर साइट हो गई, यूनेस्को साइट हो गया, प्रमुख नियुक्ति हो गई, मेले त्योहार हो गए, प्रमुख मेले हो गए, वन्यजीव विहार हो गए। चलो ठीक है, ये थ्योरी वाला बात हो गया। शॉर्ट के माध्यम से अब तो हमारी संकल्पना है कि भैया चलो हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको चीज़ें याद नहीं होती हैं, तो क्यों ना उनको याद दिलाया जाए। तो अब देख सकते हैं कि जितने भी चीज़ें हमें
ट्रिक के माध्यम से आती हैं, हम उसको भी रिकॉल कराने की कोशिश कर रहे हैं। कोई नया इन्फॉर्मेशन है करंट अफेयर वगैरह का तो वो भी आपको साझा कर देते हैं। लाइव क्लास के माध्यम से जो आप यूपी का करंट बार बार कर रहे हो, देखो कल का सेशन लगा है कि नहीं, कल का सेशन पूरी तरीके से लगा है कि कल हम क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश का ही करंट अफेयर करेंगे। एक पार्ट हमने इसका ऑलरेडी कर लिया है, साथ ही साथ थ्योरी की बात बार बार कहते हो तो इसका तीसरा पार्ट है, आप देख सकते हो भाग 3 है, इसका मतलब 2 भाग इसके और हो चुके हैं जो आपके यूपी का ही थ्योरी क्या करते हैं, कवर करते हैं। और ऐसे ही अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे शाम के 5 बजे आपको जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट देख मिलता है कि नहीं देख मिलता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको देख मिलती है। कहाँ आप परेशान हो रहे हैं, आप केवल थोड़ा सा एक टेस्ट बना के केवल जुड़े रहिए, बाकी आपकी संकल्पनाओं के लिए विशुद्ध रूप से हम यहाँ पे खड़े होते हैं, ठीक है। आप इसके लिए बिल्कुल चिंतित मत होइए, जितना आप सोचते हैं ना उसके लिए हम आगे ही सोच के रखते हैं, क्योंकि संयोग से वही है कि खाकी वर्दी के लिए किसी ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली कि बात ये नहीं है कि हम उसके बिना जी नहीं सकते, बात ये है कि हम उसके बिना जीना नहीं चाहते हैं। तो संयोग से आप कह सकते हो कि हमने यूपी पुलिस भी नो डाउट सेल्फ स्टडी के बल पे ही निकाला, यूपीएसआई भी हमने सेल्फ स्टडी के बल पे ही निकाला, तो हमें उसका लगभग लगभग जो कोर है वो पता है, क्या उसमें सब्जेक्ट हैं, क्या उसकी कमियां हैं, क्या उसकी अच्छाइयां हैं। वो अलग बात है कि हम पढ़ाई लिखाई में अच्छे रहे तो हमारा एग्जाम निकल गया, और दौड़ नहीं सके तो उसकी एक हमें कमी खलती है। लेकिन आपके लिए जिस रास्ते को अपना करके हमने वहां तक उसको प्राप्त किया या फिर एग्जाम को निकाला, तो क्यों ना उस रास्ते को आप सबके साथ साझा करें, हमारी सदैव से ये ख्वाहिश होती है। और तभी आपने देखा कि हमने बड़े बड़े संदर्भों को इसीलिए ठुकराया है। बहुत सारे लोग अब भी फोन करते हैं कि हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए। हमने कहा नहीं भाई, हमारी संकल्पना एक ही हो गई है कि हमने शुरू मजबूरी में जरूर किया था, नो डाउट सत्य बात है कि आर्थिक तंगी थी, दिल्ली में रहना था, और हमने सोचा क्या ही किया जाए, तो उस दशा में हमने शुरू जरूर किया था उन लोगों के साथ। लेकिन अब हमारी संकल्पनाओं का एक ही पर्याय है, मजा आ रहा है। तो शुरू हमने मजबूरी में किया लेकिन अब मजा आता है। तो अब हमें उनकी तरफ नहीं देखना, क्योंकि उनका व्यापार का जो एक स्तर है वो चलने दीजिए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमारी जो संकल्पना है वह आपके लिए निस्वार्थ भाव से जितनी भी चीजें हमारी हो सकती हैं उसको हम तो न्यौछावर कर ही सकते हैं ना, तो कोई टेंशन ना, हम उसे कर रहे हैं बिल्कुल। ये हमारा पैशन हो चुका है, ये हमारा शौक हो चुका है, हमें अपने बच्चों के साथ कनेक्ट रहना है, बस यही संदर्भ है, ठीक है। बाकी और कोई मंतव्य नहीं। यहाँ पर बहरहाल हम बात करें नकटौरा नृत्य, अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम किससे संबंधित देख मिलता है। नकटौरा नृत्य की जब बात की जाए तो यह प्रमुख रूप से सम्मिलित होता है आपके उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। आज यूपी के पूर्वांचल की बात की जाए, बुंदेलखंड की बात की जाए, पश्चिमांचल की बात की जाए या फिर रुहेलखंड की बात की जाए, तो इसकी जब बात की जाए तो इसका नाम सम्मिलित होता है। रजनीश तिवारी, आप ना आत्मनिर्भर बन चुके हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आत्मनिर्भर वगैरह नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर आपसे कहेंगे कि अगर आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं तो इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आत्मनिर्भर बनने की तरफ हम आगे बढ़ें, ठीक है। ठीक है, चलो, क्योंकि देखो आपका ही जो एक लगाव है, आपके लाइक और आपके जो सब्सक्राइब, आपके जो शेयर, यही सब हमें मोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो आपके लिए हम नो डाउट पूरी मोटिवेशन के साथ आते हैं, लेकिन हमारी भी संकल्पना होती है कि आप भी हमें उसी जज्बे के साथ मोटिवेट बना के रखें, ताकि हम जिस एक लहजे के साथ जीरो से शुरू किए ना, हमारी संकल्पनाओं में किसी एक प्रकार की कोई रोष ना हो, किसी प्रकार का कोई एक आधार की किसी संदर्भ की कमी ना हो, ठीक है। और बाकी यार हम बार बार कहते हैं कोई एक भी बच्चा होगा ना तो उसके लिए हम खड़े होंगे, ये तो हमने अब तय कर लिया है। हमें कंपनियों के पॉलिसी को लेकर के नहीं आगे बढ़ना है, बल्कि अपनी पॉलिसी के साथ अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ना है। उनके साथ बार बार हम नहीं छल कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी स्टूडेंट लाइफ को जिया है। हम उस स्टूडेंट लाइफ को समझते हैं कि वहाँ पे 50 पैसे की वैल्यू कितनी होती है। 1 रुपया अगर नहीं होता ना तो उस दिन फॉर्म सबमिट नहीं होता है, फॉर्म वाले भैया भगा देते हैं, नहीं हो पाएगा। तो उस 1 1 रुपये की वैल्यू को हम समझते हैं। कैसे अपने बच्चों को रोज रोज हम छले, हमसे नहीं हो पाता, हम नहीं कर सकते हैं। जितनी भी चीज़ें हमारी हो सकती हैं उसको हम न्यौछावर कर देंगे इन अपने बच्चों के लिए, क्योंकि ये जीवन इसी काल के लिए मिला है और इसी काल में हम अपने बच्चों के लिए होकर के रहेंगे। क्योंकि किसी एक व्यक्ति ने बड़े अच्छे लहजे में कहा है कि मेरे बच्चों मुझे खूब खर्च करो, मेरे बच्चों मुझे खूब खर्च करो, मैं इस जमाने में अकेला ही कमाने के लिए काफ़ी हूँ, ठीक है। तो सत्य बात है, जो चीज़ें हमने अर्जित की है बहुत अच्छी बात है, हमने समय दिया है, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि हमारे परिपेक्ष में अगर किसी चीज़ की कोई एक संकल्पना है वो आप तक अगर प्रेषित करने में कोई बाधा आती है तो उसके लिए हम सदैव खड़े रहेंगे, ये हमारा एक मानना है।
ठीक है। चलिए, तो आगे की जब बात की जाए तो इसका नाम किससे समित होता है, तो ये नक्टौरा नृत्य। अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम किससे समित होता है, तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, नक्टौरा नृत्य की जब बात की जाए तो यह यूपी से समित है, और इस यूपी के परिप्रेक्ष्य देखा जाए तो इसका संबंध क्या होगा, पूर्वांचल। एक्चुअली आपने देखा होगा नक्टौरा की जब बात की जाए तो ये हमारे यूपी में देख सकता है। लक्ष्मी वर्मा, बिल्कुल ये हमारा चैनल है, ठीक है, तो इसीलिए बार बार कहते हैं कि इसे लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूर्वांचल के परिप्रेक्ष्य हमने बताया है कि क्या होता है, खास करके जब शादी ब्याह का समय होता है तो उस टाइम पे महिलाओं के द्वारा पुरुष का भेष धर करके क्या किया जाता है, कुछ उद्दंडता पूर्वक, कुछ हास्य विनोद करते हुए इस नृत्य को आयोजित किया जाता है। इवन यहीं पर देखा जाए तो एक नाम और आपने सुना होगा नटवरी नृत्य के बारे में। नटवरी नृत्य, नटवरी नृत्य की जब बात की जाए तो ये भी क्या होता है, ये भी आपके पूर्वांचल के अंतर्गत, खास करके जो बनारस गाजीपुर का लोकेशन है वहां पे आयोजित होता है। और यहीं पर ध्यान रखिएगा, एक मेला लगता है जिसको हम कहते हैं नक्कटैया मेला। तो नक्कटैया मेला की जब बात की जाए तो इसका भी नाम ध्यान रखिएगा, यह भी प्रमुख रूप से क्या होता है, इसके रूप में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अलग अलग संकल्पनाओं के लिए अगर देखा जाए तो हमारी यूपी का नकटौरा नृत्य पूर्वांचल में, और इसी पूर्वांचल की जब बात की जाए तो नटवरी नृत्य और नक्कटैया मेला भी। वैसे पूर्वांचल की जब बात की जाए तो पूर्वांचल में नाम ध्यान रखिएगा, यहाँ पे काफी फेमस है सोहर। सोहर की जब बात की जाए तो ये कब गाया जाता है, तो ये पुत्र जन्म के अवसर पर गाया जाता है। और यहीं पर अगर देखा जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा कजरी। कजरी की जब बात की जाए तो ये कब गाया जाता है, तो ये हमारे यहाँ पर वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है, तो बरसात की ऋतु में महिलाओं के माध्यम से झूला वगैरह डाल करके इसका नृत्य किया जाता है। बेसिक अगर देखा जाए तो इसी परिप्रेक्ष्य एक और नाम देखा होगा आपने, अवध के रीजन में। अवध में क्या होता है, अवध में आपको जोगनी नृत्य देख मिलता है। जोगनी नृत्य की जब बात की जाए तो जोगनी नृत्य ध्यान रखिएगा, ये आपके अवध रीजन में देखने को मिल जाता है। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, तो ये टेलीग्राम चैनल ध्यान रखिएगा, इस टेलीग्राम चैनल से क्या होता है, आपको पीडीएफ मिल जाता है। बाकी क्लास के परिप्रेक्ष्य उसका जो लिंक है वो हमने क्या किया है, आपके ग्रुप में डाल दिया है। ठीक है, बात की जा रही कि निम्नलिखित में से विश्व प्रसिद्ध ये जो सारनाथ का स्थल है आज यूपी के किस जिले में स्थित है। ठीक है, हमारे यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध सारनाथ का जो स्थल है वह कहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। नाम की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से होता है, और इसकी जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। किसकी हम बात करें, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य सारनाथ स्थल। सारनाथ की जब बात की जाए तो सारनाथ का संबंध किसके रूप में देखने को मिलता है, लखनऊ, प्रयागराज, बनारस या फिर आपके गोरखपुर में। अगर इसकी बात की जाए तो यह संबंधित आपको देख मिलता है। हमारे यूपी की जब बात की जाए तो हमारे यूपी में इसका नाम प्रमुख रूप से, आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी का संबंध कहां से देखने को मिलता है, प्रसिद्ध सारनाथ स्थल। सारनाथ के बारे में आपने कई बार सुना होगा कि जब आप बनारस जाते हैं तो इसे बनारस से करीब करीब क्या होता है, 10 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, ये आपको देख मिलता है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसका संबंध किस लिए फेमस है, तो सारनाथ आज आप जानते हैं, पहली बात तो भगवान बुद्ध की जब बात की जाए तो यहां पर क्या होता है, पहला उपदेश आप कह सकते हो कि बुद्ध के द्वारा दिया गया। बुद्ध के द्वारा आप कह सकते हो कि पहला जो उपदेश होता है वह यहां पर दिया गया। और इसी परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा, खास जब हम बात करते हैं धर्म स्तूप, तो धर्म स्तूप की स्थापना यहाँ पे की गई है, जिसको हम कई बार बोलचाल में क्या बोलते हैं, धमेखा स्तूप के रूप में जानते हैं। धमेखा स्तूप, धमेखा स्तूप के अलावा अगर देखा जाए तो आपने यहीं पर चौखंडी स्तूप के बारे में सुना होगा, ये भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाता है। चौखंडी स्तूप के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपके राजा अशोक के द्वारा सिंह स्तंभ भी आपको देख मिलता है। और सिंह स्तंभ की जब बात की जाए, जिसको आज हमने क्या किया है, खास करके सारनाथ का जो संग्रहालय है उसे सारनाथ के संग्रहालय में क्या कर रखा है, इसको संरक्षित भी कर रखा है। क्या संदर्भित है, तो सारनाथ के संग्रहालय में ये जो सिंह स्तंभ आपका स्थापित किया गया है, मुख्यतः अगर देखा जाए तो जो शेरू आप देखते हैं ना, हमारे जो राष्ट्र का सिंबल है, नेशनल एम्बलम, उसमें क्या किया गया, इसको शामिल किया गया है। सिंह स्तंभ की जब बात की जाए तो ये किसके द्वारा बनाया गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा, अशोक ने इसको बनवाया है। ठीक है, अशोक ने इसको बनवाया है, क्योंकि पहली बार भगवान बुद्ध ने यहाँ उपदेश दिया तो इनका मानना था कि इन उपदेशों को, ये जो दिए गए वक्तव्य हैं, ये चारों दिशाओं में फैलने चाहिए। और सिंह की गर्जना आप भी जानते हैं, चारों दिशाओं में कितनी तेजी से गर्जना होती है, तो चारों दिशाओं में फैलाने के लिए इसको क्या किया गया, यहाँ से शुरू किया गया। मुख्यतः अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपने सुना होगा, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम लोग नाम देते हैं मूलगंध कुटी विहार।
तो मूलगंध कुटी बिहार की जब बात की जाए तो ये ध्यान रखिएगा, यह आपको यहाँ पर देख मिलता है। और जहाँ पे आपने सुना होगा एक विशेषता हिरण उद्यान वगैरह भी प्रमुख रूप से है। ठीक है, तो हिरण उद्यान वगैरह की जब बात की जाए तो ये यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो बनारस के परिप्रेक्ष्य इसका नाम ध्यान रखिएगा। बाकी बनारस तो आप भी जानते हैं किसके परिप्रेक्ष्य से फेमस है, तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। और गंगा के अलावा अगर देखा जाए तो आपने वरुणा प्लस 80 के बारे में सुना होगा। वरुणा प्लस 80 इन दो नदियों के साथ क्या होता है, इसका उद्गम देखने को मिलता है। वैसे अगर देखा जाए तो बताया जाता है कि एक राजा थे जिनका नाम था दिवोदास। तो राजा दिवोदास के द्वारा क्या किया गया था, इस काशी नगरी की स्थापना करी गई थी। ठीक है, तो काशी नगरी की जब बात की जाए तो इनकी स्थापना की गई थी। कई बार बताते हैं कि कास नाम के भी एक राजा थे, उन्होंने क्या किया था, इस नगरी की स्थापना करी थी। ठीक है, बाकी कहा जा रहा है कि छोटी दिल्ली या फिर उद्योग नगरी, अगर इसकी बात की जाए तो इसके उपनाम के रूप में उत्तर प्रदेश के किस जिले को हम लोग पहचानते हैं। हमारे यूपी के परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो कि छोटी दिल्ली या फिर उद्योग नगरी, अगर इसकी बात की जाए तो इसके रूप में किस जिले को हम लोग क्या करते हैं, पहचानते हैं। नाम दिया जाता है नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद या फिर आपके लखनऊ के रूप में। कौन सा ऐसा जिला है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, छोटी दिल्ली या फिर उद्योग नगरी के रूप में जानते हैं। उद्योग नगरी या फिर छोटी दिल्ली के रूप में पहचाना जाता है। आज इस नाम की बात की जाए तो इस नाम को हम प्रमुख रूप से देख पाते हैं, उद्योग नगरी या फिर छोटी दिल्ली। उद्योग नगरी या फिर आपकी छोटी दिल्ली। बेसिक अगर देखा जाए तो इसका संबंध किससे होगा, तो कई बार आपने सुना होगा हमारे यूपी में जो उद्योग नगरी या फिर छोटी दिल्ली नाम दिया जाता है वह किसे दिया जाता है, तो सीधे शब्दों में आपने गाजियाबाद का नाम सुना होगा। गाजियाबाद जो जिला है उसको सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, छोटी दिल्ली नाम दे देते हैं। ठीक है, तो छोटी दिल्ली की जब बात की जाए तो छोटी दिल्ली नाम ध्यान रखिएगा, यह गाजियाबाद को ही नाम दिया जाता है। और गाजियाबाद की जब बात की जाए तो गाजियाबाद के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा। इस परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो इस परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एंटी स्मॉग टावर है, एंटी स्मॉग टावर आपको देख मिलता है। और इसी गाजियाबाद के परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा किसके बारे में, नोएडा का नाम। तो नोएडा गेट की जब बात की जाए तो नोएडा गेट ध्यान रखिएगा, जिसको हम नोएडा के परिप्रेक्ष्य वेलकम गेट के रूप में समझ पाते हैं। मतलब ये जब आप दिल्ली से नोएडा में जाते हैं ना तो वहां पर एक बड़ी सी प्रवेश द्वार स्थापित की गई है, उसका नाम आपको देख मिलता है। गाजियाबाद की जब बात की जाए तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और हिंडन नदी के नाते आपने कई बार सुना होगा किसके बारे में, हिंडन एयरपोर्ट के बारे में। तो हिंडन एयरपोर्ट की जब बात की जाए तो इसका भी नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हिंडन एयरपोर्ट की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। सर मैं नोएडा पढ़ा है, अच्छा नोएडा पढ़ा है तो कोई दिक्कत ना, आपने नोएडा पढ़ा है कोई दिक्कत ना है। बहरहाल पूरी तरीके से जो जिला है वो गाजियाबाद है। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम किसकी बात करें, नोएडा, तो नोएडा का नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्या है, ये गौतम बुद्ध नगर जिले का क्या है, मुख्यालय आपको देख मिलता है। गौतम बुद्ध नगर जिले का जो मुख्यालय है वो नोएडा के रूप में जाना जाता है। बाकी गाजियाबाद की जब बात की जाए तो गाजियाबाद को छोटी दिल्ली या फिर हम उद्योग नगरी के रूप में जानते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर आपने नाम सुना होगा पीतल नगरी, पीतल नगरी किसे नाम देते हैं, तो पीतल नगरी हम लोग आपके मुरादाबाद को कहते हैं। और इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर खास करके फिरोजाबाद को आपने नाम सुना होगा, क्या कहते हैं, फिरोजाबाद को हम लोग सुहाग नगरी के रूप में जानते हैं। और सुहाग नगरी के अलावा अगर देखा जाए तो इसी तर्ज पर ध्यान रखिएगा ताला नगरी, आज इसे किसी नाम से जाना जाता है, तो ताला नगरी की जब बात की जाए तो यह अलीगढ़ को नाम दिया जाता है। ठीक है, तो अलीगढ़ की जब बात की जाए तो इसे हम ताला नगरी के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, मोतीलाल नेहरू के नाम से एक इंदिरा गांधी का जन्म अगर देखा जाए तो यह यूपी में आपको दिख मिलता है। मतलब एक व्यक्ति की बात चल रही है, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, अगर इनकी बात की जाए तो इनका जन्म प्रमुख रूप से आपको देख मिलता है। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और फिर आपके मोतीलाल नेहरू, अगर इनकी बात की जाए तो इनका जन्म हमारे यूपी में प्रमुख रूप से, ये नाम संबंधित होता है बनारस में, लखनऊ में, प्रयागराज में या फिर आपके आजमगढ़ के अंतर्गत। आज लोकेशन की जब बात की जाए तो इस लोकेशन को किस एक रूप में देख पाते हैं, द बर्निंग डिजायर, अच्छा सही है, बस आप सबका आशीर्वाद है, आप सबकी दुआएं हैं तभी हम बेहतर कर पाते हैं, बाकी हम तो कुछ ना है। ठीक है, हम बिल्कुल एक प्राथमिक व्यक्ति हैं, जिस तरीके से आप हैं जिस तरीके से हम हैं। बार बार कहते हैं कि डाउन टू अर्थ नहीं, डाउन टू गड्ढा वाले व्यक्ति हैं, लहजे से पता चलता होगा। ठीक है, बाकी आप लोग इतनी ब्लेसिंग करते हैं ना
कि शायद हमारे अंदर एक अलग हिम्मत आ जाती है कि आपके लिए ही कुछ बेहतर करना है। बहरहाल यहाँ पर हम किसकी बात करें, यहाँ पे हम बात करें हमारे यूपी में खास किसका नाम लिया जाता है, तो हमारे यूपी के परिप्रेक्ष्य एक नाम आता है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मोतीलाल नेहरू। अगर इनकी बात की जाए तो इनका नाम किससे संबंधित है, तो खासा आप भी जानते हैं ये प्रयागराज की धरती से संबंधित है। किससे, प्रयागराज, क्योंकि आप भी जानते हैं मोतीलाल नेहरू के परिप्रेक्ष्य क्या नाम आता है, तो इन्होंने नेहरू रिपोर्ट दिया था। आप भी जानते हैं नेहरू रिपोर्ट जो क्या आई थी, खास 1928 में आई थी। तो नेहरू रिपोर्ट का संदर्भ आपने सुना होगा मोतीलाल नेहरू के परिप्रेक्ष्य खासा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू, जिसके बारे में आप भी जानते हैं, ये देश के क्या थे, पहले प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। और खासा जब हम इंदिरा गांधी की बात की तो इंदिरा गांधी का नाम क्या आता है, देश की पहली महिला, ये भी ध्यान रखिएगा, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री की जब बात की जाए तो उसके रूप में क्या नाम आता है, इंदिरा गांधी का नाम आता है। खासा आप कह सकते हो कि जवाहरलाल की पुत्री थी। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसका नाम आता है, हमारे यूपी के परिप्रेक्ष्य एक नाम होता है, सर मैं आपका चैनल सब्सक्राइब कर लूँगी बट सर कुछ दिनों से सुन रहे हैं कुछ टीचर पुराने सर को परेशान कर रहे हैं। आप ऐसा मत करिए सर, आप अच्छे से सही से आत्मनिर्भर बनना चाहिए। अरे प्रभु, पिछले 4 साल के इतिहास में बता दो किसी को कुछ हमने कहा हो, बाकी तो हम ना जानते। अपने विषय में हमें बिल्कुल पता है। हमारे संस्थान के, पूर्व संस्थान के बारे में सबसे छोटा व्यक्ति माना जाता है एडिटर टाइपिस्ट, उससे भी छोटा माना जाता है प्यून जो गेट पे रहता है, जो क्लास को लगाता है, या फिर जो हमारे साथ आस पास रहने वाले व्यक्ति हैं, जो हमारे 1-2 कलीग हैं। किसी के बारे में बताइए और एक बार एक हमारा नाम लेके पूछिएगा कि अमित पांडे को जानते हैं, या फिर उनके बारे में क्या जानते हैं, बात खत्म। तो और उसके बारे में हम क्या ही कहें, अपने बारे में तो हम बहुत कुछ ना कर सकते हैं। बस इतना हम कह सकते हैं कि माना कि हम अदब से बात नहीं करते, पर ये मानो कि मतलब से बात नहीं करते। हमारे लिए सबसे सटीक यही लगती है कि माना कि हम अदब से बात नहीं करते, पर ये मानो कि हम मतलब से बात नहीं करते। ये नरम लहजा, ये प्यारी बातें सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। हम इस लहजे में सबसे बात नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को परेशान करने वाले व्यक्ति हैं। हम तो खुद पीड़ित व्यक्ति हैं अपने आप में, खुद से, ठीक है। तो हम किसी दूसरे को काहे परेशान करेंगे, ठीक है। तो आप उसके लिए परेशान मत होइए। यहाँ पर हम किसकी बात करें, यहाँ पर हम बात करें मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट, इनके माध्यम से जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री, साथ ही साथ इंदिरा गांधी देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में इनका नाम आता है। प्रयागराज से कुछ और नाम आपने सुना होगा। नामों की जब बात की जाए, जैसे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, हमारे यहाँ पर आपने अमिताभ बच्चन के बारे में सुना होगा, काफ़ी चर्चित नाम है। अमिताभ बच्चन की जब बात की जाए तो इनका भी जन्म यहीं पे हुआ है। हालांकि यहीं पर अगर देखा जाए तो यहीं पे नाम ध्यान रखिएगा, अमिताभ बच्चन के अलावा इनके जो पापा हैं हरिवंश राय बच्चन, तो बात आती है इनका जन्म कहाँ पे हुआ है। हरिवंश राय बचपन की जब बात की जाए तो हरिवंश राय बचपन का जो जन्म है वो आपके प्रतापगढ़ से संबंधित है। कहाँ पे, प्रतापगढ़ से, ठीक है। तो प्रतापगढ़ से ये संबंधित है। इवन यहीं पे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हालांकि अगर उनकी बात की जाए तो उनका जो मुख्य निवास है वो उन्नाव में पैदाइश है, लेकिन आगे की जब बात की जाए तो आगे के परिप्रेक्ष्य इनकी जो कर्मस्थली है वो प्रयागराज है। प्रयागराज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं और ये आपके यहीं से संबंधित है, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि 1857 की क्रांति में जो पहले शहीद होते हैं मंगल पांडे, उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के किस एक जिले से इनका संबंध देखने को मिलता है। हाँ बिल्कुल, मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर के रूप में जाने जाते हैं, इनका भी नाम यहाँ से सम्मिलित होता है। प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है ना भैया, अभी हम उतने बड़े व्यक्ति ना बने हैं, ठीक है, कि अपना एप्लीकेशन हो, अपनी कोई किताब हो। बस इतना है कि पढ़ाने का पैशन था, ठीक है। थोड़ा बहुत 2-4 पैसा जो था, एक तो बोर्ड खरीद लिया और आप सबके सामने खड़े हो गए हैं, और कुछ ना है, ठीक है। एक जीरो लेवल से शुरुआत की है। यही कारण से हमसे कहते हैं कि बार बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और शायद इसी कारण से और कोई चीज़ है ही नहीं है, तो परेशान मत होइए। केवल केवल यूट्यूब है और इसी के माध्यम से जितनी हमारी एनर्जी है झोंक देते हैं, ठीक है। पहले शहीद मंगल पांडे, अगर इनकी बात की जाए तो इनका नाम क्या होता है,
ये हमारे यूपी के 1857 की क्रांति से संबंधित एक व्यक्ति होते हैं। अगर इनकी बात की जाए तो ये बलिया, प्रयागराज, मेरठ या फिर आपके आगरा, इनका संबंध प्रमुख रूप से आपको देखने मिलता है। अगर इनकी बात की जाए तो इनका संबंध कहाँ से है, तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, अगर हम शहीद मंगल पांडे की बात की तो इनका संबंध क्या है, ये बलिया से संबंध है। आपने कई बार सुना होगा बलिया, और इसी कारण से क्या बोला जाता है, बलिया को हम लोग बागी बलिया कहते हैं। बागी बलिया, बागी बलिया की जब बात की जाए तो बागी बलिया, और मंगल पांडे की जब बात की जाए तो मंगल पांडे को यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे इनको क्या माना जाता है, 1857 की क्रांति का पहला शहीद माना जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों माना जाता है, क्योंकि आप भी जानते हैं ये पश्चिम बंगाल की जब बात की जाए तो पश्चिम बंगाल के परिप्रेक्ष्य है, ठीक है। अगर हम पश्चिम बंगाल की जब बात की तो वहां पे बैरकपुर छावनी आपने सुना होगा, बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी की जब बात की जाए तो वहां पे 34वीं इन्फेंट्री की जब बात की जाए तो उससे क्या होते हैं, 34वीं रेजिमेंट के क्या थे, ये सिपाही थे। लेकिन आप भी जानते हैं सीन क्या होता है, चर्चा में आता है कि ये जो हमारे यहाँ पर क्या होता है, खास करके एक रिवाल्वर की गोली होती है, बंदूक की गोली, तो उसे मुंह से छीलना पड़ता था। तो उस परिप्रेक्ष्य में आपने सुना होगा कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगती थी ताकि वो आसानी से खुल पाए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने क्या किया था, अपने सार्जेंट को गोली मार दिया था। अब जब सार्जेंट को गोली मारा तो संयोग से आप कह सकते हो कि वो ससुरा मरा नहीं, लेकिन अब जाहिर सी बात है अपने अधिकारी को गोली मारा तो इस कारण से इनको पकड़ लिया गया, तो इनको फांसी की सजा हो गई है। खास आपने सुना होगा 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल 1857 को क्या होता है, इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो इस परिप्रेक्ष्य में इनका नाम यहाँ पे देख मिलता है, क्योंकि 1857 में इसी के बाद क्या होता है, अलग अलग व्यक्तियों की जब बात की जाए तो उन्होंने क्या किया है, बड़े स्तर पे सिपाही विद्रोह कर दिया। और इसी सिपाही विद्रोह के बाद आप भी जानते हैं खास करके ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है, इसका पूरा शासन कहाँ चला जाता है, इंग्लैंड महारानी शासन के पास चला जाता है। किस परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो सिपाही विद्रोह आप भी जानते हैं 10 मई 1857 कहां से शुरू होती है, तो ये आपके वर्तमान जो मेरठ होता है वहां से संबंधित है। वैसे बलिया में बागी बलिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप भी जानते हैं 1942 में जब हमारे यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उसी भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत आपने सुना होगा 1942 में महात्मा गांधी ने आह्वान दिया, करो या मरो। तो उसी परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, हमारे यहाँ पर एक नाम आता है चित्तू पांडे का। तो चित्तू पांडे ने क्या किया, अंग्रेजों के छक्के उड़ा दिए, मतलब उनकी सत्ता को समाप्त कर दिया और यहाँ बलिया में अपनी शासन सत्ता को स्थापित किया। इसी कारण से चित्तू पांडे को क्या लोग बोलते हैं, चित्तू पांडे को शेर ए बलिया कहते हैं। मतलब आप कह सकते हो एक शेर ही ऐसा काम कर सकता है जो पूरी तरीके से क्या करे, सामने वाले को परास्त कर दे। तो इस परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो शेर ए बलिया चित्तू पांडे बोला जाता है, जबकि बलिया में पहला ये काम किया गया। इसी कारण से बलिया को अंग्रेज क्या बोलते हैं, बागी है बलिया, हम लोगों का विरोध कर दिया है, तो इस कारण से बलिया को बागी बलिया भी नाम दिया जाता है। तो मंगल पांडे नाम ध्यान रखिएगा, ये 1817 के शहीद के रूप में जाने जाते हैं। अभी किसी ने बोला कि हमारे यहाँ पर अलग अलग नाम दिया जाता है, तो बलिया को बिल्कुल आपने कहा, इसको वीरों की धरती भी कही जाती है। क्या कहा जाता है, बलिया को हम लोग वीरों की धरती कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एक शब्द आए तो उसे थोड़ा सा रिकॉल करिएगा। अगर आपसे कोई कहता है कि बताइए हमारे यहाँ पर शहीदों की धरती किसे है, तो शहीदों की जो धरती होती है ना, वो अलग नाम है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है शाहजहांपुर। एक्चुअली शाहजहांपुर का नाम क्यों फेमस है, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों का संबंध है उसी तरीके से शाहजहांपुर से आपने नाम सुना होगा। खास हमारे यहाँ पर जो अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह का संबंध होता है, ये लोग शाहजहांपुर से संबंधित है। तो शाहजहांपुर से क्या होता है, आप भी जानते हैं कि इनका संबंध आता है काकोरी ट्रेन के परिप्रेक्ष्य और देश की आज़ादी के लिए। तो इसी कारण से इन दोनों को एक साथ शहीदी का संदर्भ मिलता है और इसी कारण से हम लोग क्या बोलते हैं, अपने यहाँ पे शहीदों की धरती जो बोलते हैं वो शाहजहांपुर की धरती को बोलते हैं। ठीक है, तो हमें लगता है कि सेशन पसंद आता होगा। बाकी आप लोग इस सेशन पे नए जुड़े हैं तो एक काम जरूर करिएगा कि इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फिर आपसे बीच बीच में मुलाकात होती रहती है। आप भी जानते हैं आपके संदर्भों को लेकर के बार बार कहना है कि जीके जीएस बाई अमित पांडे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आपके लिए क्रम में एक साथ रखते हैं। आज का जो सेशन है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि थ्योरी का एक पार्ट, खास करके तीसरा पार्ट आज हम आपके साथ यहाँ पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, हमारा मंतव्य है कि आपको यूपी जीके में कोई कभी ना पिछाड़ पाए और इसी विषय बिंदु को लेकर के हम बिल्कुल तत्पर हैं, डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। देखते हैं कहाँ तक आपका नैया
पार करा सकते हैं, क्योंकि जितनी क्षमता हमारी होगी उतने ही दूर तक क्या करेंगे, हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जिस दिन हार मान लेंगे उस दिन समझिएगा कि अंतिम दिवस है। ठीक है, बाकी अभी तो पूरा उत्साह है, पूरा एक जोश है, आप सबके लिए पूरा एक संकल्प है। ठीक है, चलिए तो फिर आज के संदर्भ को ही विराम देते हैं, मिलते फिर अगले किसी नए संदर्भ के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब खैर। वैसे गुड नाइट तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन बहरहाल इस क्लास के लिए हो ही चुका है। ठीक है, चलो, थैंक यू।